नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। भारतीय संविधान रिवीजन सीरीज में आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली। पहली जो 4 क्लासें हुई हैं उसमें हमने आर्टिकल 1 से लेकर 200 तक के जो अनुच्छेद हैं, कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 से लेकर आर्टिकल 200 तक कैसे किया। हमने पहली क्लास ली जिसमें हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 51 ए तक का रिवीजन किया। कौन से का किया? अनुच्छेद 1 से लेकर 51 ए तक का। ठीक है। दूसरी क्लास में हमने अनुच्छेद 52 से शुरू किया और 101 पर इसको खत्म किया। फिर हमारी तीसरी क्लास थी। तीसरी क्लास में अनुच्छेद 102 से शुरू करके अनुच्छेद 151 पर समाप्त किया। और फिर चौथी क्लास में हमने अनुच्छेद 152 से शुरू करके 200 पर इसे समाप्त किया। इन चारों क्लासों को मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से देख लिया होगा। जो लोग पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो इनको 2 से 3 बार देखें, और जिन्होंने पहले पॉलिटी पढ़ रखी है उनके लिए क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इजीली आप संविधान में क्या लिखा है, अनुच्छेदों में क्या लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट उन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है। यदि इन आर्टिकल्स में कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस आर्टिकल का नंबर लिखकर बता सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 102 में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आर्टिकल 102 लिख दें, मैं अगली क्लास के स्टार्टिंग में ही उसे समझा दूंगा। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी 5वीं क्लास, जिसमें हम आर्टिकल 201 से लेकर 242 तक के जो अनुच्छेद हैं उनका रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आर्टिकल 201। आर्टिकल 201 क्या कहता है, इससे को जानने से पहले हमें आर्टिकल 200 को जानना पड़ेगा। एक बार चलते हैं, हम पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 200 पढ़ लिया है। आर्टिकल 200 क्या है? आर्टिकल 200 में प्रावधान किया गया है जब किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है और उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है स्वीकृति के लिए। किसके पास भेजते हैं? राज्यपाल के पास भेजते हैं स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल के पास परमिशन या स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल उन पर क्या क्या निर्णय ले सकते हैं, उसके प्रावधान अनुच्छेद 200 में क्या क्या निर्णय ले सकते हैं। पहला, सहमति देना, सहमति दे देंगे तब वो कानून बन जाएगा। दूसरा, सहमति रोकना। ठीक है। तीसरा होता है, पहले दूसरा देख ले, पहला था सहमति देना, दूसरा था सहमति रोकना, और तीसरा था पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना। पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना। और चौथा होता है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ये 4 विकल्प राज्यपाल के पास उपलब्ध होते हैं कि जब विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर उस राज्यपाल के पास भेजा जाता है स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, तब उनके पास ये 4 विकल्प होते हैं। राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है, उस विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। अब अनुच्छेद 201 को देखते हैं। अनुच्छेद 201 क्या कहता है? अनुच्छेद 201 कहता है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा विचार किए जाने का प्रावधान। मतलब क्या है? राज्यपाल ने कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा, अर्थात उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति उस पर क्या विचार करेगा, क्या प्रावधान, क्या विचार करेगा, क्या निर्णय लेगा, इसके जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 201 में क्या क्या कर सकते हैं। स्वीकृति दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वीकृति दे सकते हैं। दूसरा, स्वीकृति रोक सकते हैं या सहमति रोक सकते हैं। पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। अर्थात यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उन पर स्वीकृति देंगे ही देंगे। यह बात आप कंठस्थ करके याद कर लें कि तीनों विकल्प वहां मौजूद हैं। वो सहमति भी दे सकते हैं, सहमति रोक भी सकते हैं, और उसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। कौन से विधेयक? वो विधेयक जिन्हें राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया था। शब्द को एक एक ध्यान से सुनना। ऐसे विधेयक जिनको राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा था, उनके बारे में जो निर्णय लिए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा, या राष्ट्रपति जो विचार करेगा, उसके प्रावधान अनुच्छेद 201 में है। क्या क्या विचार कर सकता है? वो सहमति दे सकता है, सहमति रोक सकता है, और पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 201 क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को
लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब हम अगले अनुच्छेद पर बात करते हैं। अनुच्छेद 202। हमने अनुच्छेद 112 देखा था, जिसमें यही शब्द थे, वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है एक वर्ष में क्या आय हुई, क्या व्यय हुआ, कहां से हमने ऋण लिया, कहां हमने खर्च किया, कौन से हमने ब्याज का भुगतान किया, उन सब का जो ब्यौरा हम देते हैं वो वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाते हैं। इसे ही बजट कहा जाता है। केंद्र सरकार के लिए अनुच्छेद 112 में इसका प्रावधान है और राज्य सरकार के लिए अनुच्छेद 202 में इसका प्रावधान है। ठीक है, इतना ही याद रखना है कि राज्य सरकार के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 202 में। ये याद रखना, बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 201 और 202 दोनों क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। एक बार दोबारा देख लें। 201 में उस चीज का प्रावधान है जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या विचार कर सकता है, इसके जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 201 में। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है और 203 में अनुदान की मांगे, वही मांगे जिनके बारे में हम डिटेल से पॉलिटी क्लास में चर्चा करेंगे, जो हमने अनुच्छेद 113 में देखी थी। इसी प्रकार अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक, सेम वही जो 114 में विनियोग विधेयक थे। 115 में हमने सेम यही अनुदान पढ़े हैं, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान। ये हमने 115 में भी पढ़े हैं और 205 में भी वही चीज है। और 206 में वो चीजों का उल्लेख है जो हमने अनुच्छेद 116 में पढ़ा है। लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान, अपवादा अनुदान, इनका वर्णन, एक मिनट, एक बार वापस आते हैं। अनुच्छेद 203 अनुदान की मांगे, अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 205 अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, अधिक अनुदान, और अनुच्छेद 206 लेखा अनुदान, प्रत्यय अनुदान और अपवादा अनुदान या अपवाद अनुदान। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो ये बंद केंद्र सरकार में नहीं है, लेकिन वहां हमने देखा है कि राष्ट्रपति विधेयकों पर क्या निर्णय ले सकते हैं, इनके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 111 में। ठीक है, अब इसके बाद इससे पहले वाले जो अनुच्छेद थे ना, उसमें हम 89 जोड़ रहे थे, अब 90 जुड़ने लग जाएंगे क्योंकि ये अनुच्छेद राज्य सरकार के लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब चलते हैं। अनुच्छेद 112 हमने केंद्र सरकार के लिए पढ़ा था, इसमें केंद्र के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है और राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 202 में है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, 203 में राज्य सरकार की अनुदान की मांगे हैं, 204 विनियोग विधेयक की बात करता है, 205 में अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान की बातें होती हैं। ठीक है, अनुपूरक अनुदान किसे कहते हैं? अनुपूरक अनुदान ऐसा अनुदान होता है कि जैसे बजट में किसी सेवा का उल्लेख था, उस सेवा के लिए धन भी दिया गया, लेकिन वो धन खर्च हो गया या कम पड़ गया तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा अनुदान लिया जाता है उसे अनुपूरक अनुदान कहते हैं। ठीक है, यहां एक्स्ट्रा का मतलब अतिरिक्त से नहीं है, वो ध्यान रखना आप। ये अनुपूरक अनुदान होता है कि उसी सेवा के लिए हमें कुछ और पैसे चाहिए, मतलब अनुपूरक अनुदान है। अब आता है अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान किसे कहेंगे? अतिरिक्त अनुदान होता है कि ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में उल्लेख नहीं था, ठीक है, लेकिन वर्ष के बीच में किसी समय उस सेवा की आवश्यकता हो गई तो उसके लिए जो धन लिया जाएगा वो अतिरिक्त अनुदान के पेश करके लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अधिक अनुदान। अधिक अनुदान और अनुपूरक अनुदान लगभग सेम है, ऐसी कोई सेवा जिनका बजट में उल्लेख था। अनुपूरक अनुदान में धन पहले ही ले लिया जाता है अनुपूरक अनुदान पेश करके, लेकिन अधिक अनुदान में थोड़ा अलग होता है। अधिक अनुदान में पहले परमिशन नहीं ली जाती है, पहले उस पर एक्स्ट्रा धन खर्च कर दिया जाता है और जब अगला सत्र होता है उसमें अधिक अनुदान पेश किए जाते हैं और इस पर अधिक अनुदान पेश करके उस बजट की पूर्ति कर ली जाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। लेखा अनुदान के बारे में मैंने आपको वहीं समझा दिया था कि लेखा अनुदान होता है कि बजट की कार्रवाई सामान्यतः मार्च महीने में शुरू होती है और वो मई जून तक जाके पूरी होती है, लेकिन हमारा वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। जब वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का जो समय था, इसके लिए जिस धन की आवश्यकता होती है वो प्राप्त करने के लिए लेखा अनुदान पेश किए जाते हैं।
ठीक है। प्रत्यानुदान वही है, कोई सेवा का उल्लेख था, उसके लिए एक्स्ट्रा धन की जरूरत पड़ गई, वो हमें आएगा बजट में जिसका उल्लेख था। अपवाद अनुदान, अपवाद, अब आपको नाम से पता चल रहा है कि अपवाद अनुपात क्या होगा। ऐसी कोई सेवा जिसका बजट में उल्लेख नहीं था लेकिन अपवाद स्वरूप उसकी जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए जो धन लिया जाएगा वो अपवाद अनुदान पेश करके लिया जाएगा। ठीक है, सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से समझते हुए चलें, आसानी से आपकी याद हो जाएंगी। लेकिन वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और लोग हमसे ज्यादा जुड़ेंगे, जिससे हम ज्यादा अच्छे से चीजों को समझा पाएंगे। लोग हमें डाउट बताएंगे, उनको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो हम भी कुछ सीखेंगे, आप लोगों को भी कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम चलते हैं, अनुच्छेद 206 तक क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 207 की। ठीक है, आराम आराम से चल रहे हैं। या अगर आपको लगे कि स्पीड कहीं ज्यादा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं स्पीड स्लो और कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले वित्त विधेयकों के संबंध में प्रावधान, ये की ये सेम लाइन हमने केंद्र सरकार के लिए आर्टिकल 117 में पढ़ी है। आपको याद हो तो वहां हमने पढ़ा है कि वित्त विधेयकों के लिए जो संबंध में प्रावधान थे उनका उल्लेख अनुच्छेद 117 में था केंद्र सरकार के लिए, ठीक है, या संसद के लिए। यहां राज्य विधानमंडल के लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 207 में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयकों के संबंध में प्रावधान है। यही प्रावधान अनुच्छेद 117 में थे। अब 118 में हमने पढ़ा था कि संसद अपनी कार्रवाइयों के नियम स्वयं बनाएगा या स्वयं बना सकता है। सेम वही बात अनुच्छेद 208 में है कि प्रक्रिया के नियम राज्य विधानमंडल स्वयं बनाएगा। आप वहां से लिंक करके चलेंगे ना तो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। पहले अनुच्छेद 200 तक हमने केंद्र सरकार या राज्य विधायिका के बारे में जो उपबंध थे उनमें 89 जोड़े। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 201 केवल राज्य विधानसभा या राज्य विधायिका के लिए प्रावधान करता है या राज्य सरकार के लिए प्रावधान करता है, इसलिए यहां पर एक एक्स्ट्रा जुड़ गया। 89 में एक जोड़कर हम यहां 90 पे आ गए। उसके बाद के जो प्रावधान है 201 के बाद के, वहां जो केंद्र सरकार के लिए प्रावधान थे उसमें हम 90 जोड़ रहे हैं और हमें राज्य सरकार के प्रावधान प्राप्त हो रहे हैं। याद करने का तरीका है ये। ठीक है, अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख करता है राज्य विधानमंडल के लिए। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम राज्य विधानमंडल स्वयं बना सकती है। कौन बना सकती है? राज्य विधानमंडल स्वयं अपने नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकती है। यह बात अनुच्छेद 208 कहता है। अब आते हैं 209 में। राज्य विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किया जा सकता है। ये कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। यही सेम आर्टिकल हमने अनुच्छेद 119 में भी पढ़ा है जो संसद के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, वहां हमने 90 जोड़े और हम आ गए 209 पर। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। ये तीनों ही इतने खास नहीं है। हाँ, वहां पर जब हम चलेंगे तो वहां अनुच्छेद 118 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछ सकता है कि संसद अपने नियम प्रक्रियाएं आदि चीजें स्वयं निर्धारित कर सकती है। ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो वो 118 में। वो आपको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राज्य विधानमंडल वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। सेम वही बात है। कौन कौन सी भाषाएं हो सकती हैं? वो हिंदी का प्रयोग कर सकता है। कौन सी का? हिंदी का प्रयोग कर सकता है। इसके साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। ये दो भाषाएं वो प्रयोग कर सकता है। और यदि सदन का अध्यक्ष परमिशन दे तो वह इसके अलावा अन्य भाषा या अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, याद रखना है। वहां हमने अनुच्छेद 120 में यही बात पढ़ी थी। यहां अनुच्छेद 210 में वही बात। क्या बात है कि राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कि राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो किस भाषा का प्रयोग करेंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 210 में। क्या लिखा गया है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोग कर सकते हैं बात करने के लिए। इसके अलावा यदि वो इन दोनों के अलावा किसी तीसरी भाषा में बात करना चाहें, यदि किसी तीसरी भाषा का प्रयोग करना चाहें, तो सदन का जो अध्यक्ष होगा उसके परमिशन से वो अन्य भाषा का प्रयोग या मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अनुच्छेद 211 राज्य विधानमंडल न्यायपालिका पर
कोई टिप्पणी नहीं करेगा। ठीक है, हमने अनुच्छेद 121 पढ़ा, उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि संसद न्यायपालिका के मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन वहां हमने देखा था कि न्यायाधीशों के हटाने संबंधी मामलों पर चर्चा की जा सकती, लेकिन राज्य विधानमंडल में न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रस्ताव नहीं लाए जाते हैं, इसलिए राज्य विधानमंडल न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 212। अनुच्छेद 212 क्या कहता है? अनुच्छेद 212 कहता है न्यायालय, जो न्यायालय है वो राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सेम वही बात जो अनुच्छेद 122 में पढ़ के आए थे कि न्यायपालिका संसद पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। संसद क्या कार्रवाइयां कर रही है, संसद क्या कर रही है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। उसी प्रकार न्यायपालिका राज्य विधानमंडल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अनुच्छेद, इनको आप वैसे करके चलोगे ना, जैसे अनुच्छेद 120 था, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, इसको आप आगे देखोगे तो इस दो को पहले लिख दो, दो को पहले लिख दोगे, बाकी डिजिट सेम लिख दो, 210 हो गए। 210 लिख दोगे तो यहां पर भाषा मिल जाएगी हमें राज्य विधानमंडल वाली, कि राज्य विधानमंडल में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 210 उसमें किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 121 क्या कहता है? अनुच्छेद 121 कहता है कि संसद न्यायपालिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगी। अब इस दो को फिर आगे लिखो और एक एक को पीछे लिख दो। लिख दिया आपने। 211 में हमें पता चलेगा कि राज्य विधानमंडल भी न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। फिर इसी प्रकार अनुच्छेद 122 देखेंगे। 122 कहता है कि न्यायपालिका संसद पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। अब इस दो को फिर आगे लिखो, तो दो आगे लिखोगे तो एक बीच में आ जाएगा और एक लास्ट में आ जाएगा। 212 कहता है कि न्यायालय राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सेम वही बातें जो हम संसद के लिए पढ़ के आ चुके हैं या राज्य केंद्रीय विधायिका में पढ़ के आए हैं, वही राज्य विधायिका में लागू होती है। ठीक है, अनुच्छेद 212 तक के क्लियर हो गए। अब हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, उसका एक बार हम दोबारा रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने अनुच्छेद 201 पढ़ा। 201 में हमने क्या देखा? 201 में उन विधेयकों पर राष्ट्रपति चर्चा करता है जो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, अर्थात आरक्षित विषयों पर। किस पर? आरक्षित विषयों पर, सॉरी विषयों की जगह विधेयक ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आप लिखो आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा विचार। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा विचार। किस पर? आरक्षित विधेयकों पर। आरक्षित विधेयक कौन करेगा? राज्यपाल करेगा राष्ट्रपति के लिए। 202 अनुच्छेद 202 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट। राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 202 में है। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। 203 में अनुदान की मांगों का वर्णन था। किसका वर्णन था? अनुदान की मांगे। ठीक है, इसी प्रकार जब हम 204 पर चलेंगे तो 204 में वर्णन था विनियोग विधेयक। क्या? विनियोग विधेयक। ठीक है, अगले पेज को ऐड करते हैं। यहां चलते हैं हम आर्टिकल 205। इसमें 3-4 प्रकार के हमें अनुदान बताए गए थे। कौन कौन से थे? अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। कौन कौन से? अनुपूरक, अतिरिक्त अनुदान तथा अधिक अनुदान का उल्लेख आर्टिकल 205 में किया गया था। ठीक है, अधिक अनुदान। अब आते हैं 206 पर। इसमें भी अनुदान की ही बातें हो रही थी। कौन कौन से अनुदान थे? लेखानुदान, इसके साथ साथ प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। ये सारी चीजें मैंने आपको मैप का नाम है फ्लो चार्ट पर समझा दी हैं। इसके साथ साथ जब हमने केंद्र सरकार की बात की थी वहां भी समझाई थी और आज भी समझाई थी। एक बार फिर बता दूं, अनुपूरक अनुदान वो अनुदान होते हैं जिस सेवा का बजट में उल्लेख था लेकिन धन की जो मात्रा थी वो कम पड़ गई और एक्स्ट्रा धन खर्च करने के लिए पेश किए गए। अतिरिक्त अनुदान उस सेवा के लिए पेश किए जाते हैं जिसका उल्लेख बजट में नहीं था। ठीक है, अधिक अनुदान उसी सेवा के लिए पेश किए जाते हैं जिसका उल्लेख बजट में था लेकिन धन कम पड़ गया और एक्स्ट्रा धन खर्च हो गया, तो अगले सत्र में अधिक अनुदान पेश कर देंगे। लेखानुदान, बजट की कार्रवाई संपन्न नहीं हुई, अप्रैल और मई के खर्चों के लिए जो अनुदान पेश किए जाएंगे
वो लेखानुदान। प्रत्यानुदान बजट में सेवा का उल्लेख था और कम धन कम पड़ गया, उसके ऊपर प्रत्यय मतलब एक्स्ट्रा खर्च आने के लिए प्रत्यानुदान। अपवाद अनुदान, अपवाद अनुदान का मतलब होता है बजट में सेवा का उल्लेख नहीं था और अब उस सेवा की जरूरत पड़ गई तो उस पर जो खर्च होगा वो अपवाद अनुदान। अब आते हैं 207। ये कहता है वित्त विधेयकों के संबंध में उपबंधों की जो जानकारी है या वित्त विधेयकों के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद 207 में किए गए हैं। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम, अर्थात राज्य विधानमंडल अपने नियम व प्रक्रियाएं स्वयं बनाएगा, ठीक है, या स्वयं बना सकता है। 209 इसमें वित्तीय कार्रवाइयों के संबंध में उपबंध है, ये भी राज्य विधानमंडल की वित्तीय कार्रवाइयों के संबंध में उपबंध, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 210 की। 210 कहता है राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कौन कौन सी भाषाएं हो सकती हैं? हिंदी और अंग्रेजी, तथा सदन के अध्यक्ष की परमिशन से अन्य भाषा में का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। 211 राज्य विधानमंडल न्यायपालिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? राज्य विधानमंडल न्यायपालिका के बारे में या न्यायालय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अनुच्छेद 212 न्यायालय राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मैंने दोबारा भी लिख लिया है, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले फ्लोचार पर। ऐसे ही याद रखना है, यहां से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हमने पढ़ा है किसके लिए? केंद्र के लिए अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। उसी प्रकार राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अब अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या है? अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है लेकिन कानून की तरह ही प्रभावी होता है। ये बात आपको देख लिया। कब जारी किया जाएगा या राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करेगा वो हमें देखना। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होगा तब अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। जारी कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसकी अधिकतम समय अवधि क्या होती है? समय अवधि वही होती है सदन का सत्र शुरू होने के 6 वीक तक, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी कि जब विधानमंडल का सत्र शुरू हो जाएगा तब 6 वीक तक इसकी समय सीमा रहेगी या इसकी अवधि रहेगी, ठीक है। यह बात आपको याद रखना है। अगले में देखते हैं हम अनुच्छेद 214। अब यहां से न्यायपालिका के बारे में बात होगी। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय की बात अब अनुच्छेद 214 से शुरू हो रही है। सबसे पहले अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। जब मूल संविधान लिखा गया था तो उसमें यह लिखा गया था कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, अर्थात प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है या एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी उच्च न्यायालय हो सकता है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ठीक है। क्या जोड़ा गया कि 2 राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। यह अभिलेख न्यायालय मैंने जब आपको आर्टिकल 129 पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है, जब हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए पढ़ा था वो अलग था, अब हम पढ़ते हैं उच्च न्यायालय के लिए अभिलेख। बात वही है, जो शक्तियां प्राप्त हैं वो भी वही हैं, बस क्षेत्र बदल जाएगा। मान लिया कि राजस्थान हाईकोर्ट की हम बात कर रहे हैं
तो राजस्थान हाईकोर्ट की बात करेंगे तो राजस्थान हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 के तहत, ठीक है। तो इसको दो शक्तियां होंगी। राज्य का जो कोई भी न्यायालय है ना, वो इसके निर्णयों की समीक्षा नहीं कर सकता। कौन से न्यायालय? जैसे अधीनस्थ न्यायालय, जो भी अधीनस्थ न्यायालय है जिनका हम उल्लेख अनुच्छेद 233 से 237 के बीच पढ़ेंगे, वो इनके निर्णयों की समीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन जो इनके निर्णय होंगे उनको आधार बनाकर या विधिक साक्ष्य बनाकर उनका अपने निर्णय ले सकते हैं, ये शक्ति होती है। और दूसरी, यदि कोई इन आदेशों की अवमानना करता है तो राजस्थान उच्च न्यायालय उन्हें दंडित भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यह अभिलेख जो न्यायालय होता है ना राज्य का, इसका क्षेत्र जो होता है वो राज्य क्षेत्रीय होता है। यह नहीं है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कोई निर्णय दिया हो तो वो हरियाणा की कोर्ट पर भी लागू होगा। हरियाणा हाईकोर्ट या हरियाणा कोर्ट, हरियाणा के न्यायालय वहां भी लागू हो, वहां वो लागू नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। अभिलेख न्यायालय के बारे में मैंने डिटेल से अनुच्छेद 129 में पढ़ाया है, जो हमारी तीसरी क्लास थी, उसको आप दोबारा देख सकते हैं। नहीं तो जब हम डिटेल क्लास लेंगे तो उसमें दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय की संरचना। उच्च न्यायालय की संरचना या गठन किस प्रकार किया जाएगा उसका उल्लेख अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नियुक्ति करेगा कौन? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। किसकी सिफारिश पर करता है? तो करेगा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज अर्थात वरिष्ठतम न्यायाधीश, 2 सीनियर मोस्ट जज जो होंगे, उनके द्वारा जो सिफारिश दी जाएगी उसके आधार पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो बनेगा उस व्यक्ति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, उसका उल्लेख भी अनुच्छेद 217 में। क्या क्या है? वो भारत का नागरिक, पहली कंडीशन या पहली जो योग्यता होनी चाहिए वो ये तो है ही कि भारत का नागरिक हो। इसके अलावा वो व्यक्ति 10 साल तक हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में वकील रहा हो, क्या रहा हो? वकील रहा हो, या फिर 10 साल तक किसी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक सेवा में अर्थात न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। योग्यताओं में क्या देखा हमने? हमने देखा कि वो व्यक्ति या वह व्यक्ति जो न्यायाधीश बन रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में वकील रहा हो। और दूसरा, या ये कंडीशन नहीं है तो दूसरी जो कंडीशन है वो होनी चाहिए 10 साल तक किसी अधीनस्थ न्यायालय में वो न्यायाधीश रहा हो। जिसमें ये योग्यता पूर्ण करेंगे वो भारत में जो उच्च न्यायालय हैं राज्यों के, वहां पर न्यायाधीश बनने की योग्यता रखेंगे। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष तक ये लोग अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। कब तक रहेंगे? 62 वर्ष तक। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 218। अनुच्छेद 218 में न्यायाधीशों को हटाने वाली विधि का उल्लेख। तो न्यायाधीशों को, कौन से न्यायाधीश? हम उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, यहां मैं न्यायाधीश बोलूंगा उच्च न्यायालय से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय से नहीं है। जो न्यायाधीशों को हटाना कैसे होगा? जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाएगा, ठीक है। किससे हटाएंगे? जिस विधि से हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं उसी विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाएगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 218 में किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 213 में। हमने राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब जारी करेगा? जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब जारी करेगा। अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश कानून होता है लेकिन अस्थायी कानून होता है। इसकी समयावधि राज्य विधानमंडल के सत्र शुरू होने के 6 वीक तक रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है।
इसका मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसके साथ साथ सातवें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संशोधन द्वारा? सातवें संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, इनके लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यह प्रावधान सातवें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब हम बात करते हैं 215 क्या कहता है। 215 कहता है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय की शक्तियां क्या हैं, इसके बारे में पूर्ण डिटेल से हम आर्टिकल 129 में बात कर चुके हैं। रिवीजन सीरीज के हिसाब से भी काफी डिटेल से उसको समझाया गया था मैंने। ठीक है, अब बात करें अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालय की संरचना या उच्च न्यायालय का गठन। यह बात इसी अनुच्छेद में आएगा। उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की संख्या है वो राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। ठीक है, यह 216 में ही आएगा। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। नियुक्ति करता कौन है? तो करता है राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर करता है? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज, वो जो सिफारिश देते हैं उसके आधार पर करता है। इसके साथ साथ वो राज्य के राज्यपाल से भी इसके बारे में परामर्श करता है। ठीक है, अब देखते हैं योग्यताएं क्या बताई गई हैं। इसी चीज में योग्यता भी बताई गई है। योग्यताओं में देखेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। और दूसरी कंडीशन है 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो। ठीक है, इसके साथ साथ या 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में, इसमें अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं 218 में। 218 क्या कहता है? 218 कहता है न्यायाधीशों को हटाना। कौन से न्यायाधीश? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। कैसे हटाएंगे इनको? जो हटाना है, हटाने की जो विधि है वो वही विधि है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाली विधि से हटाया जाएगा। ठीक है, ये बातें हमने देख ली। हमने 201 से 218 तक के अनुच्छेद पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं। अगले पेज पर हम देखते हैं अनुच्छेद 219, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। तो शपथ दिलाएगा कौन? राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाई जाती है। यह बात आपको याद रखनी है, सीधी सीधी याद रख लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनको शपथ संबंधित स्टेट का जो राज्यपाल है उसके द्वारा दिलवाई जाएगी। 220 स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद जब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन जाएगा तो उसके बाद वो वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात याद रखना। जब व्यक्ति न्यायाधीश बन जाएगा तो वो वकील के रूप में केस नहीं लड़ सकता है, प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इस बात को आप याद रखना। उस पर प्रतिबंध लगाया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 के तहत। 221 जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुच्छेद 221 में है। ठीक है, अब अनुच्छेद 222 में आते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। इसको समझिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनका स्थानांतरण करेगा कौन? जो नियुक्ति करता है वो स्थानांतरण करेगा। तो स्थानांतरण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद या उनकी सलाह पर इन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। ठीक है, अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब किसी स्टेट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, तब उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। हमने
उच्चतम न्यायालय के लिए तदर्थ न्यायाधीश नामक एक शब्द पढ़ा था। कब नियुक्ति की जाती थी तदर्थ न्यायाधीशों की? यह नियुक्ति तब होती थी जब सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार बढ़ जाता था। उसी प्रकार अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कब की जाएगी? जब राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके कार्यभार में वृद्धि हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? कार्यभार अधिक बढ़ जाएगा, तब अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ये आर्टिकल हमने पढ़ लिए। अनुच्छेद 219 से 224 करेगा कौन? ये नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है, लेकिन संबंधित उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसके बारे में परामर्श करता है, सलाह देता है कि भाई कार्यभार बढ़ गया है राष्ट्रपति महोदय जी, तब इनकी नियुक्ति की जाती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219 क्या कहता है? अनुच्छेद 219 में शपथ का प्रावधान है। किसकी शपथ? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलवाएगा? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो व्यक्ति न्यायाधीश बनेंगे उनको शपथ संबंधित स्टेट का राज्यपाल दिलवाएगा। अनुच्छेद 220, जब स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हो जाएगा कोई व्यक्ति, उसके बाद वह व्यक्ति वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अर्थात वह प्रैक्टिस करने पर उसे पाबंदी लग जाती है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 221 क्या कहता है? अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख है। ठीक है, यह बात सीधी सीधी याद रखनी है आपको, इसमें कुछ समझना नहीं है। अनुच्छेद 222, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका स्थानांतरण कौन करेगा? अब स्थानांतरण से क्या मतलब है? उच्च न्यायालय का स्थानांतरण, यहां पर न्यायाधीश शब्द आएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता कौन है? करता है भारत का राष्ट्रपति। किससे सिफारिश लेता है? सीजेआई से। सीजेआई सिफारिश करता है इन व्यक्तियों का स्थानांतरण इस उच्च न्यायालय से इस उच्च न्यायालय में कर दिया जाए। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया जाए तो वो राष्ट्रपति करेगा, सीजेआई उस पर सलाह देता है या परामर्श देता है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 223। 223 में क्या था? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कब बनाया जाएगा? जब मुख्य न्यायाधीश रहेगा या गैर हाजिर रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, तब भारत के राष्ट्रपति द्वारा अतिरिक्त कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, या वो पद मुख्य न्यायाधीश वाला वो खाली रहेगा तब नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 224, अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीश, ये कौन होते हैं? ये वो न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति तब की जाती है जब संबंधित उच्च न्यायालय के कार्यभार में वृद्धि हो जाती है, तब की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगले पेज पर हम चलते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 224A, इसके बाद वाले अनुच्छेदों में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। अनुच्छेद 224A, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति। कौन से न्यायाधीशों की? ऐसे न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है। कौन करता है? भारत संबंधित स्टेट का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कब करता है? यह नियुक्ति तभी की जाती है जब उच्च न्यायालय के कार्यभार में वृद्धि हो गई हो, तब की जाती है। अब आते हैं 225, उच्च न्यायालय की अधिकारिता। अधिकारिता जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 131 से 134 तक सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता पढ़ी, वैसे ही उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख अनुच्छेद 225 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता। हमने उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता देखी थी अनुच्छेद 32 में, मूल अधिकारों के संबंधित। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों पर रिट जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी अधिकार, चाहे वो विधिक अधिकार हो, नैतिक अधिकार हो, कोई सा भी अधिकार जो होता है, मतलब पूरे संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं उन पर उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जा सकती है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये इसकी रिट अधिकारिता से संबंधित है। अब हम बात करते हैं पदाधिकारी एवं सेवकों की नियुक्ति स्वयं करेगा।
जो भी पदाधिकारी होंगे, जो भी उच्च न्यायालय के सेवक होंगे, उनकी नियुक्ति स्वयं करेगा, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण स्वयं करेगा, और उच्च न्यायालय के जो व्यय होंगे या जो खर्चे होंगे वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। ये बात अनुच्छेद 229 में प्रावधान किया गया है। पदाधिकारी एवं सेवकों की नियुक्ति स्वयं करेगा तथा इसके जितने भी खर्चे या व्यय होंगे वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, आगे बात करें उच्च न्यायालय का कतिपय मामलों में स्थानांतरण। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं। ठीक है, इन अधीनस्थ न्यायालयों से किसी भी फाइल को वो अपने पास मंगवा सकता है या उसका निस्तानांतरण उस कोर्ट से अपने पास कर सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। और उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण, ये हमने थोड़ा उल्टा पढ़ लिया, नीचे से देख लिया, ऊपर से देखना था मैंने। उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण अर्थात हाई कोर्ट का अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनका अधीक्षण कर सकता है, इस बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 224 क्या कहता है, एक बार इस पेज पर देखते हैं। 224A, अनुच्छेद 224A कहता है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, कौन से न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाएगी। ये नियुक्ति की जाती है जब उच्च न्यायालय का कार्यभार बढ़ जाता है। किसमें है, अनुच्छेद 224A में। अब आते हैं 225 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन है। किसका वर्णन है, अधिकारिता का वर्णन है उच्च न्यायालय की। अनुच्छेद 226 में किस बात का वर्णन है, तो उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का वर्णन है। अब एक बात याद रखना, रिट अधिकारिता के मामले में ज्यादा शक्तिशाली है हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय से। कैसे, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, मतलब अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकारों के हनन पर लागू होता है, लेकिन 226 संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं यदि उनका उल्लंघन होता है तो वहां पर हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जा सकती है। यह बात आपको याद रखनी है। 227 कतिपय मामलों का कतिपय मामलों वाला नहीं आएगा, इसमें आता है अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण। ठीक है, उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण, अधीनस्थ जो न्यायालय होंगे उनका अधीक्षण कर सकता है उच्च न्यायालय। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण, ये याद रखना आप। ठीक है, 228 क्या कहता है, 228 कहता है कतिपय मामलों का अपने पास स्थानांतरण, अर्थात यदि कोई मामला अधीनस्थ न्यायालयों में है और उच्च न्यायालय को यह लगता है कि इसका स्थानांतरण हमारे पास होना चाहिए, तो वह उन मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर सकता है। जैसा हमने अनुच्छेद 139A में पढ़ा था उच्चतम न्यायालय के लिए मामलों का स्थानांतरण। और 229 क्या कहता था, 229 कहता था कि जो उच्च न्यायालय के पदाधिकारी होंगे, जो सेवक होंगे, उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय स्वयं करेगा। क्या करेगा, पदाधिकारी और सेवकों की नियुक्ति स्वयं करेगा। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के जो व्यय होंगे वो भारित होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या, पदाधिकारी और सेवकों की नियुक्ति स्वयं करेगा तथा उच्च न्यायालय के जो व्यय हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। अगला बात करते हैं हम अनुच्छेद 230 की। अनुच्छेद 230 क्या कहता है, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार। ठीक है, उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तरित होंगे या विस्तारित होंगे। ठीक है, ये बात सीधी याद रख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसे रट के ही जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना, यही बात हम अनुच्छेद 214 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां समझाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। 232 में व्याख्या है जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब 233 से जिला न्यायाधीशों का वर्णन शुरू हो जाता है। जिला न्यायाधीश, हम सभी आर्टिकल पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है किस आर्टिकल में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको खाली याद रखना है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन अनुच्छेद 233 से 237 तक है। ये बातें आपको याद रखनी है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 में, नियुक्तिकर्ता कौन, यहां इंपॉर्टेंट बात है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्य के जो उच्च न्यायालय होगा ना उससे परामर्श के बाद करेगा।
ये बातें आपको याद रखनी है। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा उससे परामर्श के बाद करेगा। ठीक है, अब देखते हैं। न्यायिक सेवा को छोड़कर, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति भी की जा सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ न्यायालय के ऊपर न्यायालय, न्यायालय के ऊपर न्यायालय, तो जिला न्यायाधीश के नीचे भी जो न्यायालय, तो जिला न्यायालय के नीचे भी जो न्यायालय हो उनका नियंत्रण करेगा ये। ठीक है, जैसे उपखंड स्तर पर जो हमारे न्यायालय होते हैं उनका अधीक्षण जिला न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति भी की जाएगी और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखा जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ समझने लायक था नहीं, इसका हम रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। खाली नॉर्मली आप एक बार इसको देख लेना, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना न के बराबर है 0.000% कह रहा हूं मैं, इतनी संभावना है इसकी बस। 236 व्याख्या। 237 इस अध्याय के प्रावधानों का दंडाधिकारियों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू होना। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, नॉर्मली याद रख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। जिला न्यायालय का जो उल्लेख है 233 से 237 तक, कोई जरूरी नहीं है कि आप इनको याद रखें, बस इतना याद रखें जिला न्यायालयों का वर्णन या अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन अनुच्छेद 230 से 237 के बीच है, बस इतना ही याद रखना है। इसमें कोई डिटेल में चीजें आपको याद नहीं रखनी, किस अनुच्छेद में क्या लिखा है कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। अनुच्छेद 238 पहले था, जब भारत में राज्यों की स्थापना हुई थी उसके तहत जो राज्य बनाए गए थे शुरू में, जब मूल संविधान बना था तब उनका उल्लेख इसमें था। अब इसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है, डिलीट हो गया ये। ठीक है, अब अनुच्छेद 239 से 242 तक यूटी के प्रावधान, इनमें भी कुछ भी याद नहीं करना। यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, केवल इतना याद रखना अनुच्छेद 239 से 242 तक यूटी के प्रावधान है बस। बाकी यहां मैं सारे आर्टिकल अलग अलग करके आपको बता रहा हूं, लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। यूटीज का प्रशासन कैसा होगा? संघ राज्य क्षेत्र कौन से जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उनका प्रशासन कैसा होगा उसका उल्लेख अनुच्छेद 239 में। अब 239 ए जोड़ा गया, उसमें कहा गया कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे होंगे जिसमें विधानमंडल भी होगी और उनमें मंत्री परिषद भी होगी, जैसे अपने दिल्ली में है, पुडुचेरी में। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर में बनाई गई है, विधानमंडल और मंत्री परिषद दोनों है। ठीक है, तो इस चीज का आप याद रखेंगे। 239 ए में प्रावधान है। 239 ए, इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको केवल इतना याद रखना है, यूटी से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 239 से 242 के बीच है। अब इसके बीच में ए आओ, ए बी आओ, ए आओ, वो सब यूटी से संबंधित है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगली स्लाइड पे देखते हैं 239 ए बी, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो उसकी दशा में क्या उपबंध होंगे उसका उल्लेख 239 ए बी में है। ठीक है, राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होता है तब अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लग जाता है, यहां 239 ए बी के तहत लगेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 239 बी क्या कहते हैं? अध्यादेश पारित करने की प्रशासन की शक्ति, उसी प्रकार की शक्तियां जैसे अनुच्छेद 123 में हमने राष्ट्रपति के लिए पढ़ी, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के लिए पढ़ी, और 239 बी वही अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्रशासन को देता है यूटीज के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं 239 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों या कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होगी। ये बात एज इट इज याद रख लेना, हो तो ठीक, नहीं तो इतना ही याद रखना है, यूटीज के प्रावधान अनुच्छेद 239 से 242 के बीच है। ठीक है, अनुच्छेद 241 क्या कहता है? अनुच्छेद 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, यूटीज के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 241 के तहत की गई। अब अपन बात करें दिल्ली हाईकोर्ट की जो स्थापना है वो किसके तहत की गई है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 241 के तहत की गई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। 242 अब इसको समाप्त कर दिया गया। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगली क्लास में हम पंचायत राज संस्थाएं, नगर पालिकाएं और सहकारी समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो अनुच्छेद 243 है। पूरे अनुच्छेद 243 में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, 243 ए बी सी डी ई एफ ऐसे, तो हम उन सारों पर चर्चा करेंगे। पूरी एक क्लास होने वाली है अनुच्छेद 243 पे। ठीक है,
अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकायों के बारे में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।